तो सेट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने सेट 1 को सॉल्व किया था और आज हम कर रहे हैं सेट 2। ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले डाउनलोड कर लीजिए इसको, खुद ब खुद सोल्व कीजिए। जिस क्वेश्चन में डाउट आए उसको आप वीडियो से देख लीजिए। खुद प्रैक्टिस करेंगे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। और जिस भी क्वेश्चन पर स्टार लगा है, जैसे देखिए इस क्वेश्चन पर स्टार लगा हुआ है, हल्का सा स्टार है ना, इस पर लगा हुआ है स्टार। तो जिस भी क्वेश्चन पर स्टार लगा है वो क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। वो पिछले साल तो आते थे लेकिन इस साल नहीं आने वाले, क्योंकि इस साल आपका 30% सिलेबस कम हुआ है ना। तो उसकी वजह से जो जो क्वेश्चन साल नहीं आने वाले उन पे मैंने स्टार लगा दिया। ठीक है, ना ही वो हम करेंगे और ना ही आपको करने हैं। ठीक है जी, करें स्टार्ट। डाउनलोड कर लेना पहले इसको और खुद ब खुद सोल्व कर लेना। उसके बाद देखना, इसका पहला पार्ट हट चुका है, सेकंड पार्ट देखो आप। लो जी, एक बार वीडियो चेक कर लें कि चल रही है क्या नहीं चल रही। चल रही है, चलो। देखो जी, क्या बोल रखा है कि भाई 2 टेंजेंट 30 डिग्री बटे में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। आपको इसका मान बताना है भाई, किसका? 2 टेंजेंट 30 डिग्री बटे में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री का। कैसे बताएंगे? वैल्यू रख के बता देंगे। देखो, 2 टेंजेंट 30 डिग्री बटे में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, ये है ना। तो वैल्यू रख दो 2। टेंजेंट 30 पे वैल्यू होती है 1/√3 बटे में 1 प्लस, ये हो गया 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर। तो ऊपर वाला हो गया अपना 2 एकम 2, 2/√3। और ये जो नीचे वाला अंक है ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस में, अब 1 का स्क्वायर करो तो 1, और √3 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया? स्क्वायर से रूट कट गया, 3 आ गया। ठीक है। अब ऊपर तो सेम ही रहा 2/√3, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। कैसे? 3 की 1 से गुणा करो, 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ दो 4, इसको आ गया भैया 4/3। अब ऊपर भी फ्रैक्शन में है, नीचे भी फ्रैक्शन में है, तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है ऊपर जाकर के उल्टा हो जाता है। तो ये हो गया जी अपना 2/√3 गुणा में 3/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये फिर आ गया आपका 3/2√3। अब ये तो वैल्यू किसी की होती नहीं है, क्यों? क्योंकि साइन 60 पे तो कितना होता है? √3/2 होता है। कोस 60 पे 1/2 होता है। टेंजेंट 60 पे √3 होता है। साइन 30 पे 1/2 होता है। ये वैल्यूज होती हैं। हमारा आंसर आया 3/2√3। ये तो किसी की भी वैल्यू नहीं है ना। तो इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसका कर देंगे हर का प्रमेयीकरण। होता क्या है कि हम हर में रूट की वैल्यू नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो हर का प्रमेयीकरण कर दिया जाता है। कैसे करेंगे? 3/2√3 है ना, ऐसे ही था। तो एक काम कर, अच्छा हर का प्रमेयीकरण कर दो, √3 से गुणा कर दो, उससे भाग कर दो, वो भी ठीक है। नहीं, दूसरा काम भी कर सकते हो। एक काम कर सकते हैं, ये जो 3 है, ये जो आप देख रहे हो 3, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ ना। क्यों? क्योंकि √3 की √3 से गुणा करोगे तो √9 हो गया, ऑब्वियस बात है वो 3 होगा, है ना। तो 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक √3 से √3 कट गया, हमारा क्या आ गया? √3/2। अब देखो √3/2 किसकी वैल्यू है? साइन 60 की वैल्यू है। तो भैया इसका ही आंसर आएगा। बात क्लियर है? अब आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे। ग भाग देखो इसका। देखो जी, क्या बोल रखा है कि यदि 5, 10, 15, R 20, 35, 40 का समांतर माध्य 21 है तो R का मान ज्ञात करो। भाई ये जो आपको डाटा पॉइंट्स दे रखे हैं ना, इन सब का माध्य 21 दे दिया। अब इन सब का माध्य अगर 21 है तो इसका मतलब इन सबको अगर मैं जोड़ दूँ, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस R प्लस में 20 प्लस में 35, इन सबको जोड़ दूँ और भाग दे दूँ किससे? कितने डाटा पॉइंट हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दूँ तो ये 21 के बराबर आया, है ना। यही मतलब हुआ इसका। भाई इन सब का माध्य जो है 21 है, तो इसका मतलब क्या है कि इन सबको जोड़ करके कितने डाटा पॉइंट्स थे? ये 3 3 6 7 थे भाई, 7 थे, एक मैं भूल गया, 40 भी तो है, 7 थे।
तो अगर मैं इन सबको जोड़ करके 7 से भाग दे दूं तो ये 21 के बराबर आएगा, यही मतलब हो गया। ठीक है, जोड़ लो। 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 35 60 70 80 85, 85 और 40 95, 105, 115, 125 हो गया। हाँ, कितना हो गया? 125 प्लस में आर बटे में 7 बराबर 21। तो हो गया 125 प्लस में आर बराबर, अगर तुम 7 भाग में इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो हो जाएगा 21 गुणा में 7। 125 प्लस में आर बराबर 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 125 को इस तरफ ले गया तो हो गया आर बराबर 147 माइनस 125। ये आ गया आर बराबर 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गई 2, 22 डिग्री आ गया। 22 डिग्री क्या, 22 वैल्यू आ गई इसकी, है ना। 22 की आ गई वैल्यू। मुझे लगा एंगल की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया क्या? ऐसे करना था, आसान था। अब आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे। अब ये देखा, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। ठीक है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। कहने का मतलब यह है कि ये जो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या ऐसी है जिसका शांत दशमलव प्रसार होगा। अब शांत दशमलव प्रसार मैंने कब क्या बताया था? मैं बताया था कि भैया वो परिमेय संख्या जिसका जो हर है, नीचे वाला जो नंबर है, अगर उसके फैक्टर किए जाएं तो या तो सिर्फ 2 आए, 2 की पावर में कुछ आए, या फिर 5 की पावर में कुछ आए, या 2 और 5 दोनों दोनों आ जाए। क्या बोला मैंने? उसका हर या तो 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आ जाए, तब तो वह है शांत। अगर इनके अलावा कुछ भी आ गया वो है अशांत। वो क्या है? अशांत। जैसे देखो, ये है 17/210। अब इसके फैक्टर कर लो, ऊपर के भी कर लेना, नीचे भी कर ले, नीचे के भी कर लेना, दोनों कर लेना। ठीक है, तो 77 का फैक्टर क्या, तो क्या आ गया? 7 गुणा 11 आ गया। 210 का कर लो, 210 के करके देखने पड़ेंगे। तो हो गया 2 एकम 2, ऐसा। अब कई क्या करते हैं, 2 एकम 2, 2 15 15 कर देते हैं। गलत हो जाएगा भाई, 15 दूनी 30 होता है, 105 दूनी 210 होता है। चेक कर लेना एक बारी। ठीक है, अब 3 पे जाएगा, 3 तिया 9, एक बच गया, 3 बजे 15, 5 7 35 और 7 एकम 7। तो इसका हो गया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब इसका जो हर है, ये जो हर है डेनोमिनेटर, इसके अंदर क्या आ रहा है? इसके अंदर भाई 2 और 5 तो आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ 3 और 7 भी आ गए। मैंने क्या कहा था, या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो। इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। इनके अलावा कुछ हुआ तो वो अशांत है। अब ये क्या हुआ? अशांत हो गया। फिर बस समझ में आ गया। अब इसमें देखो, यहाँ पे 2 आ गया, 5 आ गया, 7 भी आ गया, तो ये भी अशांत हो गया, है ना। अब ये भी अशांत होगा, क्यों? क्योंकि भाई 8 के फैक्टर तो हो गए 2 गुना 2 गुना 2, ऊपर वाले के नहीं देखने अपने को, नीचे वाले के देखने हैं। 17 के फैक्टर 17 ही हुआ, तो ये भी क्या हुआ? आपका अशांत हो गया। ठीक है, फिर ये रह गया आपका, ये शांत होगा। आप चाहे करके देख लो, 3125 के फैक्टर करके देख लो। जब आप फैक्टर करोगे तो 2 की पावर में कुछ बनेगा और 5 की पावर में कुछ बनेगा, इस टाइप से बनेगा। 2 और 5 दोनों आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसलिए क्या है, शांत है। ये इसका ऑप्शन आंसर हो गया इसका। बस समझ में आ गई। अब आओ जी अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखो आप। क्या बोल रखा है कि भाई 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है। चाप की लंबाई ज्ञात करो। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या दे दी 21 सेंटीमीटर, है ना। और केंद्र पर कोण बन रहा है 60 डिग्री। ये कोई कोण बन रहा है 60 डिग्री। आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई मतलब ये वाली लेंथ, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब चाप की लंबाई ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला था, याद हो तो आपको, क्या? थीटा बटा 360 गुणा में 2 पाई आर। आपको ये लिख के नहीं आना है, आपको सिर्फ ऑप्शन पर आंसर, ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा लिखा और ऑप्शन लिख दिया। आपको करके नहीं दिखाना है इसको। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 बटे में 360 गुणा में 2, पाई की वैल्यू दे रखी है? नहीं दे रखी ना, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो 22/7 हो गई।
गुणा में आर, आर कितनी भैया इसकी 21, तो क्या 7 दिया 21, चिकुच को 36, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, 22 आ गया। बस समझ आ गई, ठीक है। च भाग नहीं करना, प्रायिकता से जुड़ा है। सेकंड का क भाग देखो इसका, क्या बोल रखा है कि भाई अगर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हाँ, माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 है तो p का मान ज्ञात कर दो। आपको एक द्विघात समीकरण दे दी, बोला कि इसका मूल है 2, -2 है क्या, इसका मूल है -2 है, सॉरी, इसका मूल है -2, आपको p की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। कैसे करें, अब देखो -2 अगर इसका मूल है तो इसका मतलब ये होगा कि -2 जब मैं इस समीकरण के अंदर रखूंगा तो ये 0 के बराबर आएगा। समझो क्या बोला मैंने, अगर -2 इसका क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का मूल है तो -2 इसको सेटिस्फाई करेगा। -2 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 है ना ये, तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह -2 रख दूंगा तो ये 0 के बराबर ही आना चाहिए। रख देते हैं, x की जगह अगर मैंने -2 रखा तो क्या -2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का p बराबर 0। -2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस का 2 दूनी 4 है ना, और माइनस का p बराबर 0। 4 से 4 कट गया, ठीक है, ये आ गया माइनस का p बराबर 0, और p की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, फिर माइनस है ना, वहाँ ले जाओ, चाहे 0 को कुछ बिगड़ेगा तो है नहीं, है ना, तो 0 का 0, p की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है कि गलत है। ठीक है भाई, p की वैल्यू क्या है, 0 है। बस उनमें आगे कर लेंगे। अब आओ जी ग भाग पे। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं वो तरीका करा रहा हूँ जो आपके क्लास 10th के लेवल के लिए सही है, ठीक है। बोल क्या कि भाई कोस ए बराबर √3/2, साइन 2a का मान बता दो। बता देते हैं, क्या बड़ी बात है। कोस ए बराबर दे रखा है √3/2, यही बात है। अच्छा, हमें बतानी है वैल्यू साइन 2a की। अगर मान लो साइन 2a की बजाय तुमसे बोलता साइन a की वैल्यू बता, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, आप आइडेंटिटी लगाते, वहाँ से निकल जाती। लेकिन अगर साइन 2a निकालना है, अब यहाँ पे कई बच्चे गलती कर देते हैं, कोस ए है वो साइन ए निकाल लेंगे पहले, फिर उसका डबल कर देंगे, तो वो गलत है भैया, क्योंकि फिर तो उस हिसाब से तुमने 2 साइन ए निकाल लिया ना, तुम्हें साइन 2a निकालना है, एंगल का दुगना करना है। एंगल का करना है दुगना, ठीक है। यानी तुम्हें पहले एंगल पता करना है ए कितना है। कैसे पता करेंगे, इसको ऐसे लिख दूँ, कोस ए बराबर √3/2 को लिख दूँ, कोस 30 डिग्री। कोई गलत तो नहीं लिखा, सही है ना भाई। कोस 30 पे √3/2 होता कि नहीं होता, होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ए की जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। अब मुझे क्या बताना है, साइन 2a बताना है ना, तो मुझे बताना है साइन 2a, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है 30, लिख दो बस, यानी हो जाएगा साइन 60 डिग्री, 30×60 हो गया ना। और साइन 60 पे भी कितना होता है, √3/2 ही होता है, यानी साइन 2a भी कितना आएगा भैया, √3/2 ही आएगा। बात क्लियर होगी क्या, ठीक है, कर लेंगे। तो ऐसे करना था, आंसर चेक करते हैं, चलो। हम्म, नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, मेरे को लगा कि 1/2 दिया है, वो तो घ भाग है ना, वो तो हट चुका है, ठीक है, समझ गए। अब आओ जी अगला क्वेश्चन, इसका ग भाग। एक मिनट रुको, ठीक है। कई बार क्या होता है कि वीडियो है ना अपने आप बंद हो जाती है, तो बार बार चेक करना पड़ता है। बोल क्या भाई, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है
उनके भारों का योगफल ज्ञात करो। 10 व्यक्ति हैं, 10 पर्सन है। अगर हम उनके भार को, उनका जो वजन है उसका माध्य निकाल लें तो वो आता है 45.6 किलोग्राम। ठीक है, भार का जोड़ ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आपको माध्य दे रखा है ना, तो माध्य का फॉर्मूला लिख लो। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य क्या होता है भाई, जो भी आपके पास डाटा पॉइंट्स हैं उन सबका जोड़। अब यहाँ पे हमारे पास क्या डाटा है, वजन का डाटा है, यानी भार जो है उसका जोड़। इसका मतलब भार का योगफल लिख दूं, भार का जोड़ लिखूं या भार का योगफल लिखूं, बात तो एक ही है। बस समझ में आ गया, ठीक है आगे तो। अच्छा, तो माध्य क्या हो गया, माध्य हो गया भार का योगफल बटे में। माध्य कैसे निकालते हैं, जो आपके पास डाटा पॉइंट है उन सबको जोड़ लो, जोड़ लिया, और उसके बाद जितने डाटा पॉइंट्स हैं, कितने व्यक्ति हैं, जैसे यहाँ पे व्यक्ति हैं 10, तो यहाँ पे लिख दो, है ना, डाटा पॉइंट्स की संख्या लिख दो या फिर लिख दो व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, चलो जी, माध्य कितना है, माध्य है जी 45.6 किलोग्राम बराबर। भार का योगफल आपको ज्ञात करना है, भार का योगफल ये हमको ज्ञात करना है बटे में। व्यक्तियों की संख्या कितनी है, व्यक्तियों की संख्या है 10। 10 भाग में इस तरफ ले जाओ, गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 45.6 गुणा 10 बराबर भार का योगफल। बस समझ में आ गया, ठीक है। गुणा करोगे तो 456 हो जाएगा तुम्हारा, भाई यहाँ पे बटे में 10 आ जाता है, 0 से 0 456 हो गया, यानी 456 किलोग्राम ये 10 व्यक्तियों के भार का टोटल वजन है। ठीक है, कर लेंगे, तो ऐसे करना था। ठीक है जी, अब आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे। तीसरे का क भाग नहीं करना क्योंकि समांतर श्रेणी से है, ख भाग पे आ जाओ। देखो क्या बोला कि यार द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0 से x का मान ज्ञात करो। ये द्विघात समीकरण दे रखी है और यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको सोल्व करना है द्विघात समीकरण को। अब द्विघात समीकरण को सोल्व करने के कितने तरीके हैं भैया, 3 तरीके हैं। एक तो मध्यपद विभक्त विधि, और एक आपका पूर्ण वर्ग विधि, और एक आपका द्विघाती सूत्र। अब मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ द्विघाती सूत्र का। पूर्ण वर्ग विधि से भी हो जाएगा होने को, तो अपना ये मध्यपद विभक्त विधि से भी हो जाएगा, लेकिन द्विघाती सूत्र सही रहेगा। तो कैसे करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू -4b। ठीक है, बी का भी आप ऐसे मत समझना कि यार सिर्फ -4 नहीं, एक्स के साथ जो लगा हुआ है ये लगा ना, तो ये हो गया। सी की वैल्यू क्या है, ये है -a² माइनस b²। पिछली बार भी आया था क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन पिछली बार जो आंसर था ना वो मिसप्रिंट था। अब की बार देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। डी की वैल्यू क्या आ गई, ये होता है √b² माइनस 4ac। अब कंफ्यूज मत हो ना, ये बी का मतलब है ये वाला। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है भैया, -4b, इसका स्क्वायर कर दो डायरेक्टली। अंडरूट नहीं लगता है यहाँ पे, अंडरूट तो बाद में लगता है। तो अगर तुम इसका स्क्वायर कर दोगे -4b का, कितना हो जाएगा ये, -4b का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर खत्म, 4 का स्क्वायर 16, b², ये हो जाएगा। माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है 4, और सी की वैल्यू है ये। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है, माइनस का a² प्लस b², ये हो गई, लिख देते हैं। ठीक है, सोल्व कर लो, ठीक है, 16 b² माइनस 4 16 और माइनस माइनस प्लस a², समझ में आ गई, प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 16b², अब ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 16a²। ठीक है, चलो जी, ये हो गया। तो अब निकालनी है एक्स की वैल्यू ना, एक्स की वैल्यू होती है माइनस का b प्लस माइनस √d बाय में 2a, वैल्यू रखते हैं। माइनस b की वैल्यू कितनी है अपनी, माइनस का 4b प्लस माइनस रूट, डी की वैल्यू कितनी आई है
16a² बटे में 2। ए की वैल्यू कितनी आई है 4। सोल्व कर लियो, हो गया x बराबर माइनस माइनस प्लस 4 भी हो गया प्लस माइनस 16 का रूट करोगे तो 4 आएगा। प्लस माइनस लगता है, प्लस माइनस पहले से इसीलिए लगा रखा है, ठीक है ना, इसी का ही है। ए स्क्वायर का जब रूट करोगे तो ए आ जाएगा। बटे में क्या है 4 दूनी 8। ऊपर वालों में से 4 कॉमन ले सकते हो, तो हो गया 4 इंटू बी प्लस माइनस ए बटे में 8। ये कट गया ऐसे, तो x की वैल्यू आ गई, एक बार प्लस कर लो और एक बार माइनस कर लो। ये आपका आंसर आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं, पिछली बार है ना आंसर प्रिंटिंग में बुक वालों से गलती हो गई थी। ठीक है भाई, a+b/2 और माइनस का a+b/2, यानी दोनों माइनस के हैं ना, माइनस का a+b/2 यानी कि दोनों माइनस के हो गए। दोनों माइनस के तो नहीं आए अपने, कोई मिस्टेक कर दी, देख लेते हैं। दो मिनट को अच्छा, अपना आंसर ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे अपना ने क्वेश्चन की इक्वेशन बदल दी, ठीक है ना। इक्वेशन कुछ और थी, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। अगर ये इक्वेशन दे रखी तो आंसर सही है। अब आप इससे करोगे तब भी आपका आंसर सही आ जाएगा, करके देख लेना अपने आप कि यहाँ पे तो प्लस था ना भाई, यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, और कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ठीक है भैया, अपना आंसर चलो, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है, क्वेश्चन ही बदल दिया तो आंसर भी ठीक ही होगा, ठीक है। असली क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप करना, प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ जी, ग भाग देखो इसका। हाँ जी जी, देखो क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर इसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात करो। एक समकोण त्रिभुज है, बना लेते हैं, साफ सुथरा बनाएंगे। या A B C, ठीक है। अब क्या बोला कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है अगर इसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब अगर आधार की लंबाई आप x मीटर मान ले तो ये हो जाएगा x + 7 मीटर। नहीं समझे, बोला ना इसकी ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो अगर इसको आप x मान ले तो ये x + 7 नहीं होगा क्या, होगा। अब हमें आधार की लंबाई यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, और क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है ना, तो आप एरिया वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। मान लो एरिया ना दिया होता, यहाँ पे हाइपोटेनस देता, कर्ण देता, तो फिर पाइथागोरस लगाते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे भैया, हम कहेंगे माना आधार, मैंने आधार को क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। फिर ले लो भैया लंब, लंब कितना हो गया, ये हो गया x + 7 मीटर। प्रश्न अनुसार देखो, समकोण त्रिभुज है ना ये, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये भी दोनों सेंटीमीटर में थे, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर लगा देते हैं। ठीक है, ये भी दोनों सेंटीमीटर में थे, मल्टीप्लाई करो तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी है तो कट जाएगा प्रकार से, है ना। तो हो गया 1/2 गुणा आधार कितना है x, x हो गया, गुणा में ऊंचाई कितना है भैया, ऊंचाई है x + 7, बराबर क्या है 30। 2 भाग में इस तरफ ले जाओ तो हो गया x की x से गुणा कर लो x², x के 7 से कर लो 7x, बराबर 2 की 30 से कर लो 60।
60 को इस तरफ ले आओ, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60, ठीक है, बराबर क्या रह गया 0। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको जोड़े तो 7 आ जाए, गुना करें तो 60 आ जाए। तो 12 पंजा 60 होता है, 12 5 में 12 से 5 का 7 आएगा, यानी 12 5 हो गया। लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। इन दोनों को जो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया x प्लस 12, x प्लस 12 यहाँ पे भी बचना चाहिए। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे -5x है, x को -5x बनाने के लिए -5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हो गया आपका x माइनस 5 और x प्लस 12 बराबर 0। जब तुम इसको 0 बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 और यहाँ रखोगे तो माइनस का 12। अब x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती बताओगे? क्योंकि अगर x के लिए नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये आधार है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। लिख दो बस लास्ट लाइन में, x का मान ऋणात्मक नहीं होगा, अतः आधार की लंबाई, ये पूछा था ना, बता दो बस। x था, इसको हमने x माना था, तो x की वैल्यू कितनी आई 5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। आसानी था, मुश्किल कहाँ था, आसान था, ठीक है। तो ऐसे करना था, कर लेंगे, 2 मिनट रुको। देखो जी अब आगे चौथे का पहला क्वेश्चन, और इसका आंसर चेक कर लें क्या? अच्छा एरिया निकालना है ना, चौथे का नहीं एरिया निकालना, ठीक था ठीक था ठीक था। मैं सोचा क्या इसने एरिया निकाल कर चौथे का ख दे गया ना मैं गलती से, ठीक था हमारा आंसर। चौथे का क भाग देख लो आवाज, तो मैं रुको यार, देखो जी ये वाले क्वेश्चन पे आगे थे ना, चलो क्या बोल रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत बार सोल्व कर चुके हैं इसको, ठीक है, एक बार वापस करते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि यार 5 प्लस रूट 3 जो है ना वो एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखो, इसका उल्टा मान लेंगे, हम कह देंगे माना 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये एक अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको बटे के रूप में लिख सकता हूँ, इसको मैं बराबर लिख सकता हूँ a बटा b के, है ना, जहाँ पे a और b क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, रूट 3 को अकेला छोड़ेंगे, कैसे, ये प्लस का 5 है ना, इसको यहाँ पे भेज दो, तो ये हो जाएगा रूट 3 बराबर a बटा b, a बटा b माइनस का 5, ऐसा हो गया ना। तो रूट 3 बराबर हो गया अपना, एलसीएम ले लो इसका एलसीएम आ गया b, ये हो गया a माइनस 5b, b हो गया a माइनस 5b हो गया, ठीक है। तो रूट 3 की वैल्यू ये आ गई। अब ये देखो ये बटे वाली संख्या है, अब जो भी बटे वाली संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है, यानी ये हो गया हमारी परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमें तो पता है कि रूट 3 तो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये सारी गलतियां हो रही हैं क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी, हमने इसको परिमेय संख्या माना था ना, ये हमने गलत अजम्पशन कर लिया था, ठीक है। तो अब मैं क्या कह दूंगा कि भाई 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, लिख के दिखाते हैं।
हम कहेंगे a माइनस 5b बटे में b, ये एक परिमेय संख्या है। ये एक भाई एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये √3 के बराबर है, बराबर आ गया ना। तो अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए। तो √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन √3 है क्या? एक अपरिमेय संख्या है। लिख दो, पर √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा, अब ये सब गलती क्यों हो रही है? क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। हमने इसको क्या कहा था? इसको हमने परिमेय संख्या माना था ना, तो ये हमारी गलत कल्पना थी। यह सब इसलिए हुआ, या फिर कह लो कि यह विरोधाभास इसलिए हुआ, यह विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। गलत कल्पना की थी। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक जी, ठीक है, चलो जी, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ख भाग। क्या बोल क्या है? बोल क्या है कि भाई दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब के समलग्न फलकों को मिला करके एक ठोस बनाया गया। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन कल भी किया था, लेकिन रकम अलग थी। दो घन है भाई, ऐसे दो घन है, एक ये हो गया और दूसरा घन इसका एग्जैक्टली कॉपी है। बना लेते हैं कॉपी, ये एग्जैक्टली इसकी कॉपी है। ठीक है, इसका रंग बदल देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, बस हम आगे दो घन हैं। इन दोनों घनों का आयतन जो है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका आयतन भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका आयतन भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इनके समलग्न फलकों को मिला करके एक ठोस बनाया गया। समलग्न फलकों को मिला करके मतलब कि भाई जैसे मैंने इसको पकड़ा ऐसे, इसको पकड़ करके इसको हमने इससे जोड़ दिया ऐसे, समझ में आ गई? जब मैं इसको ऐसे जोड़ूंगा, इन दोनों को ऐसे जोड़ूंगा, अभी मैं इसको यहाँ पे तो अलग से जोड़ के दिखा देता हूँ। जब मैं इन दोनों को ऐसे जोड़ूंगा तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ये एक काम करता हूँ, इसको है ना वापस से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि जोड़ने में आसानी हो जाए। लो जी, तो जब मैं इनको जोड़ूंगा, ओहो अच्छी तरह नहीं हुआ, 2 मिनट को, ये थे अपने। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कैसा बनेगा देखें, जोड़ते हैं चलो। जोड़ूंगा तो ये कुछ इस टाइप की आकृति बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, समझ में आ गई? ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि ये अब बन गया घनाभ, क्योंकि इसकी लंबाई की लेंथ अलग हो गई। चौड़ाई तो सेम ही रही है, ऊंचाई भी सेम ही रही है, लेकिन लंबाई बदल गई। तो अब ये क्या बन गया? घनाभ बन गया। ठीक है, अब ये जो घनाभ बना है ना, अब हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, पहले लिख लो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है। अब
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक तो इसकी लंबाई चाहिए, एक चौड़ाई चाहिए और एक ऊंचाई चाहिए। हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमें पहले ही निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे? इसका यूज़ करके। घन का आयतन दे रखा है ना, तो घन के आयतन का यूज़ करके। कैसे? देखो, घन का आयतन, घन का आयतन ये हमें दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब सेंटीमीटर पर ही लगा हुआ है, पूरे पे नहीं लगा हुआ, पूरे पे लगा देंगे आप। तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ऐसे। तो इस पर पूरे पे लगाएंगे ऐसे ही, तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब। समझ में आ गई? ये हो गया ए क्यूब और ये हो गया 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि 4 चुके 16, 16 चुके 64, इसलिए। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। अब समझने को ऐसे समझ लो, चाहे क्यूब से क्यूब कट गया, लेकिन ऐसे काट के नहीं दिखाते। कभी आप पेपर में ऐसे काट के दिखा दो क्यूब से क्यूब, है ना, कोई अच्छा टीचर होगा तो नंबर काट लेगा उस चीज़ के। ठीक है, तो ए बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए 4 है, इसका मतलब क्या है कि भाई इसकी प्रत्येक भुजा, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। अब जब मैंने इनको जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 ये है, 4 ये है, ये भी तो 4 ही होगी। तो 4 4 कितनी हो गई? 8 होगी ना लंबाई तो। ठीक है, चौड़ाई उतनी रही 4, ऊंचाई भी कितनी रही? 4 रही। लिख देते हैं। तो घनाभ की लंबाई यानी एल, ये हो गई 8 सेंटीमीटर, 4 + 4। घनाभ की चौड़ाई यानी बी, ये 4 सेंटीमीटर ही रही। और घनाभ की ऊंचाई यानी एच, ये भी कितनी रही? 4 सेंटीमीटर ही रही। तो ये तो समझ में आ गया। अब अपने पास एल बी एच हो गया, वैल्यू रख दो उठा के। 2 इंटू एल गुणा बी, 8 चौका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन बाद में लगा देंगे। यहाँ पे बी एच 4 चुके 16 और एच एल 4 × 32। इस पे सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है, इस पे सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है, इस पे सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है ना। अब ये सेंटीमीटर की पावर 6 नहीं हो जाएगा? कोई यार सोचोगे स्क्वायर 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 यानी 2 2 2 4 6, ऐसा 6 हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, यहाँ पे जुड़ रहा है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। तो हो जाएगा 2 32 32 64, 64 16 70 80 हो गया, यानी आ गया 8 दूनी 16 160 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों? स्क्वायर। बस में एरिया ना, बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को करना था भाई। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रखा है कि अगर टेंजेंट 2a बराबर है कोट a - 18 डिग्री के, जहाँ पे 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करो भाई। कैसे करेंगे? देखो, टेंजेंट 2a बराबर दे रखा है कोट a - 18 डिग्री के, ये बात है। टेंजेंट 2a को लिख सकता हूँ मैं कोट 90 - 2a। क्यों? क्योंकि देखो कोट 90 आते ही वो टेंजेंट में बदल जाता है, तो टेंजेंट 2a को लिख सकते हैं कोट 90 - 2a बराबर कोट a - 18 डिग्री। बात क्लियर होगी। तो एक प्रकार से आप ऐसे समझोगे यार, कोट यहाँ पे भी आ गया, कोट यहाँ पे भी आ गया, इसका मतलब ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा, है ना। कोट से कोट कट गया, ऐसे समझ लो, काट के नहीं दिखाना, बस इसकी जगह सिंपल लगा देना। इसका मतलब ये होता है कि ये कट गया। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री - 2a बराबर a - 18 डिग्री, है ना। इसका अब अभी मैं चलो बाद में बताएंगे, यहाँ तो समझ में गया। तो a को इस तरफ ले आए, तो हो गया -2a -a बराबर -18 डिग्री -90 डिग्री। ये हो गया -3a बराबर हो गया -108 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई अपनी -108 डिग्री बटे में -3, 3 तिया 9, 3 के 18, a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। बात क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर, घ भाग। हाँ जी, ये बार रिकॉर्डिंग देख लेते हैं कि आवाज़ सही आ रही है कि आपको नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ तो ठीक है। चलो
ये क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रखा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी आपको दे दिया जी, वृत्त का व्यास दे दिया, ठीक है, ठीक है, जिसका केंद्र है 2, -3 और बी के निर्देशांक हैं 1, 4। एक वृत्त बना लो, ये वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, केंद्र दे दिया भाई 2, -3, ठीक है, और इसको मैं से जोड़ देता हूँ। ये व्यास है जिसके निर्देशांक, इसके एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है। बी के निर्देशांक दे दिया आपको 1, 4, ठीक जी। आपको ए के निर्देशांक बताने हैं। अब इसके निर्देशांक में मान लेता हूँ x, y, कुछ भी मान सकते थे, x, y मान लिया। अब मुझे x और y इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालूंगा? देखो, जो वृत्त का केंद्र होता है ना, वो इस व्यास का मध्य बिंदु होता है, ये बात तो पता होगी भाई। जैसे मान लो ये O है, तो OB और OA की लेंथ बराबर होगी, रेडियस है ना, तो O क्या हो गया? मध्य बिंदु हो गया। हम लिख देते हैं वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। व्यास का क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। अब मध्य बिंदु है तो मैं मध्य बिंदु सूत्र का यूज कर सकता हूं। मध्य बिंदु सूत्र से मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है कि भाई जैसे ये क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है ना, तो अगर आप x को 1 से जोड़ दोगे, ये जो एंड पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट हैं इनको जोड़ करके आधा कर दोगे ना, वो इसके बराबर आएगा। यानी x + 1/2 बराबर होता है 2 के। बस सुना कि ऐसे ही y में अगर मैं 4 जोड़ दूँ, 4 है ना, तो y में 4 जोड़ के इसका आधा कर दूँ, तो ये भी बराबर होगा किसके? -3 के, इसके। तो इसको सोल्व करते हैं। हो गया x + 1 बराबर 2 भाग में, यहाँ पे जाके गुणा में, 2 दूनी 4, 1 को वहाँ ले गया, तो x की वैल्यू आ गई 4 - 1, x की वैल्यू आ गई भाई 3। बस सुन आगे। तो अब ऐसे इसमें करना है, 2 भाग में है, इसको यहाँ पे लेकर आके गुणा कर दो, तो क्या y + 4 बराबर -6। 4 वहाँ ले गए, y बराबर हो गया -6 - 4, और y की वैल्यू हो गई -10। ठीक है जी, समझ में आ गई। तो इस तरीके से तुम्हारी x और y की वैल्यू निकल गई। क्लियर है? अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 5वें का पहला क्वेश्चन। 5वें कितने कराने हैं? 3 कराने हैं। चलो पहला क्वेश्चन करो। पांचवें का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि बिंदु ए, बी और सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है, तो हमें सिद्ध करना है कि x + y बराबर होगा 15 के। कोई एक त्रिभुज है, तो बना लेता हूँ मैं समझने के लिए, आप इसको ना भी बताना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मैं भी मिटा दूंगा इसको। ठीक है, इसका एक कोऑर्डिनेट है ए, बी और सी। ए के निर्देशांक हैं x, y, बी के निर्देशांक हैं 1, 2 और सी के निर्देशांक हैं 2, 1। यही है ना? यहाँ से थोड़ा साफ नहीं दिखता, ठीक है, ठीक। अब बोला कि यार इसका एरिया जो है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 6 वर्ग इकाई, यानी मान लो इकाई सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऐसे समझ लो। आपको यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि x + y बराबर होगा 15 के। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? इसका एरिया बराबर रख देंगे 6 के, ट्रायंगल का एरिया वाला जो फॉर्मूला है उसको 6 के बराबर रख दूंगा, उसको सोल्व करने लग जाऊंगा, सोल्व करूंगा, फिर लास्ट में ऐसी ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। यही मैं प्रूफ करना था, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए था। बनाए रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मानता हूँ मैं x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, ऐसे मैंने मान लिया। अब देखो जी हल। तो त्रिभुज का अक्षेत्रफल, त्रिभुज का अक्षेत्रफल ये बराबर दे रखा आपको 6 वर्ग इकाई के।
ये बात देखिए ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर दे रखा है 6 वर्ग इकाई के। यहाँ पे सिर्फ 6 लिख देता हूँ। यहाँ पे 6 क्यों लिखा? जबकि यहाँ पे 6 वर्ग इकाई था। होगा क्या, जब मैं इसके अंदर वैल्यू रखूंगा तो ये भी वर्ग इकाई बनता ना, तो वर्ग इकाई से वर्ग इकाई बगैर कट कट जाता है, ऐसे समझ लो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 लिख दिया। ये हो गया 1/2। x1 की वैल्यू कितनी है भाई? x1 है जी x, तो लिख दो x। y2 माइनस y3, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया। x2 कितना है? x2 है जी 1, y3 माइनस y1, 1 में से y गया। समझ में आ गई? x3 कितना है? x3 है जी 2, y1 माइनस y2, y में से 2 गया। ठीक है, बराबर है जी 6 के। इसको सॉल्व कर लो। ये होगा 1/2 और यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 ही होगा, 1 की x से गुणा कर लो, x आ गया। अगर आप 2x माइनस x करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी वो x ही होता। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि एक में से y जाके कुछ मिलेगा नहीं ना, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 1 का 1 माइनस वाई प्लस में 2y माइनस 4 बराबर 6। 2 भाग में है, यहाँ चल गया तो गुणा हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 माइनस वाई प्लस 2y माइनस 4 बराबर 12। ठीक है, तो ये हो गया अपना x, 2y में से y गया प्लस का y, 1 में से 4 गया माइनस का 3 बराबर 12। -3 को उस तरफ भेज दो, ये हो गया x प्लस वाई बराबर 15। बात समझ में आ गई क्या? ऐसे करना है। ठीक है, देखो जी अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है। ख, इसमें क्या होता, थोड़ा बहुत अटके हो, लेकिन अटकने वाली बात नहीं थी इसके अंदर, थोड़ा दिमाग लगाते तो हो जाता। देखो जी, बोला कि अगर 3x1 बराबर है कोसेकेंड थीटा के और 3/x2 बराबर है कोट थीटा के, तो 3 गुना में x1 का स्क्वायर माइनस 1 में x2 का स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर x1 का स्क्वायर स्क्वायर ना होता, मान लो स्क्वायर ना होता, ये स्क्वायर ना होता, लेट से ये स्क्वायर ना होता, तब तो कोई दिक्कत थी नहीं। इसमें से ये घटा देते, 3 को माना जाता, उसकी वैल्यू आ जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है भैया, स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है, इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये दे रखा है ना, इनके दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। देखो कैसे, आपको दे रखा है 3x1 बराबर कोसेकेंड थीटा ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। जब मैं यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और x1 का हो जाएगा स्क्वायर। इसका स्क्वायर करूँ तो क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई? चलो अच्छा जी, अब सेम चीज इसके साथ, ये क्या हमारा 3/x2 बराबर कोट थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर। अब यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और x2 का हो जाएगा स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। बस समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। अब दूंगा इनको जोड़, क्यों जो नहीं, इनको घटा देंगे क्योंकि जो मैं जिसका मान निकालना है उसके अंदर हमने इसको घटा रखा है ना, तो इसको भी देंगे जी घटा, समीकरण 1 व 2 घटाने पर। नहीं तो एक काम कर सकते हो, यहाँ से x1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, या फिर x1 की वैल्यू निकाल के तब भी कर सकते थे, लेकिन मैंने को ऐसा सही लगा तो मैं ऐसे कर लिया। अब घटा देंगे तो लेफ्ट से लेफ्ट वाला घटेगा, ये हो जाएगा 9x1 का स्क्वायर माइनस 9/x2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ से ये घटेगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, नोट करो पहले तो इतना। अब देखो 9 इन दोनों में कॉमन आ गया,
यहाँ पे बच गया x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा जी, और 9 गुणा में ना यहाँ पे आकर के भाग हो जाएगी, ले आता हूँ इसको यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, 3 गुणा में समथिंग है ना। तो एक काम करो ना, 9 को मत लेके आओ, 9 को लिख सकते हो 3 गुणा 3 लिख सकते, जैसे 9 है यहाँ पे, इसको 3 गुणा 3 लिख सकते हैं ना, 3 को यहीं पर रख दो है ना, और इसको नीचे ले आओ 3 को, ये कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये आ गई आपकी वैल्यू, समझो वापस समझो एक बारी, ये था अपने दोनों तरफ स्क्वायर करके, जो दोनों तरफ स्क्वायर करके घटा दिया, घटाया तो ये कुछ ऐसा हो गया है ना, ऐसा हो गया। ठीक है, अब हमें इसकी ही वैल्यू निकालनी थी और हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू निकालनी थी, निकाल दी, हो गया। इतना अगर क्या होगे तब भी आंसर ठीक है भाई, इससे आगे करोगे तब भी आंसर ठीक है। मैं इसके आगे कर देता हूँ थोड़ा सा, आगे कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर, इतना का क्या होगा तब भी ठीक है भाई, बराबर। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं कोई, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की क्या आइडेंटिटी थी, ये थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ना, तो इसकी जगह लिख दूंगा मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का कोट स्क्वायर थीटा बाय में 3, इससे ये कट गया, तो ये आ गया 3x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर बराबर 1/3। ऐसे करके आओगे तब भी आंसर ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है, ऐसे मत समझना कि कोई एक आंसर गलत है कोई आंसर, दोनों ठीक है। बस समझ में आ गई क्या, चलो जी अब आओ अगले क्वेश्चन पे। घ भाग नहीं करना इसका, घ पे आ जाओ। क्या बोल रखा है कि भाई दिए गए आवर्ती वितरण के आंकड़ों के माध्यक 28.5 है, ठीक है, इसका माध्यक दे दिया आपको x और y के मान ज्ञात करने, कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इसको वर्टिकली, वर्गंतराल लिख दिया, ये अब तो अभी हॉरिजॉन्टली है, क्षैतिज है, इसको वर्टिकली लिख देते हैं है ना। तो वर्गंतराल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बस 50 से 60 भी है, 50 से 60। अब यहाँ पे तुम लिख लो भैया बारंबारता, बारंबारता है 5x 20 15, 5x 20 15, y 5, y और 5 है ना, इसको बोलते हैं हम F5। ठीक है, अब निकालना क्या है, मतलब दे रखा आपको x और y के लिए निकालिए, माध्यक दे रखा है ना, ठीक है, तो माध्यक निकालते हैं, माध्यक दे रखा है कि माध्यक निकालेंगे तभी एक्स वाई की वैल्यू आएगी ना। तो माध्यक निकालने के लिए संचय बारंबारता बनानी पड़ती है भैया, संचयी बारंबारता। ये संचय बारंबारता क्या है, बस जोड़ दो, 5 का 5 लिख दो, 5 के अंदर x जोड़ दो, 5 प्लस एक्स, ऐसे 5 प्लस एक्स के अंदर 20 जोड़ दो तो 25 प्लस एक्स हो गया, इसके अंदर 15 जोड़ दो 40 प्लस एक्स हो गया, इसके अंदर y जोड़ दो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया, इसके अंदर 5 और जोड़ लो 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, अच्छा जी, और कुछ दे रखा है, हाँ बारंबारताओं का जोड़ दे रखा है 60। ठीक है, यानी ये जो बारंबारताएं हैं ना इनका जोड़ दे दिया टोटल 60। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो इसका जोड़ होता है ना 60, ये 60 और ये जो लास्ट में आता है ये दोनों बराबर होते हैं, मतलब 60 बराबर होगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई को, इसका हम सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है, बस, और माध्यक भी दे रखा है 28.5। ठीक है, इतना नोट कर लो पहले तो भाई। अब माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F गुणा में H। माध्यक कितना दे रखा भैया, माध्यक दे रखा 28.5, अच्छा जगह ही नहीं बची, चलो कोई बात नहीं, 28.5 बराबर L कितना है तुम्हारा। अब बात आती है कि यार L n/2 ये क्या चीज़ होंगी, देखो माध्यक 28.5 है ना, 28.5 कहाँ आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा,
यानी इसको सिलेक्ट करना है तुम्हें, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा L, ये हो गया तुम्हारा F, इसको बोलोगे तुम CF, बस हो गया काम। हाँ, इनके बीच का गैप हो गया H, रख दो बस। L हो गया तुम्हारा 20 प्लस N/2। अब बात आती है N क्या है, N होता है ये N है, इसको भी N बोल सकते हो, ये भी N है, ये दोनों सेम ही होते हैं ना, लेकिन इसको बोल रहा हूँ क्योंकि इसको सोल्व कर पाएंगे ना, इसको तो सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हो जाएगा 60/2 30 हो गया, माइनस CF है भैया 5 + x। अब देखो बाहर माइनस है ना, तो दोनों माइनस के होंगे, 5 भी माइनस का हो गया और x भी माइनस का हो गया, ठीक है। बटे में F कितना है 20, गुणा में H कितना है, H होता है इनके बीच का गैप जो कि है 10, 10 दूनी 20, 2 पे हो गया। यहाँ तक नोट करो, कर लिया क्या। इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। कॉपी कहाँ से करूँ, कॉपी का ऑप्शन ही नहीं है, Ctrl+C। चलो जी अगले पेज पे आ गया। देखो जी, अब यहाँ तो बात समझ में आ गई थे, ठीक है। ये हो गया फिर 28.5, इस 20 को यहाँ ले आते हैं, माइनस का 20 बराबर, यहाँ पे क्या हो गया 30 में से 5 गया 25 माइनस x बटे में 2, इतना हो गया, ठीक है। 28.5 में से 20 गया तो 8.5 आ गया, बराबर हो गया 25 माइनस x बटे में 2, 2 भाग में यहाँ पे जाकर के गुणा में, ये हो जाएगा 8.5 दूनी 8 दूनी 16 17 हो गया, 8.5 दूनी 17 हो गया ना। यहाँ हो गया 25 माइनस x, 25 यहाँ फेंक दो, ये हो जाएगा माइनस का 8 बराबर माइनस का x, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई 8। अब x की वैल्यू तो आ गई, x की वैल्यू तो आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे। हमें पता है कि यार 45 + x + y, ये लास्ट वाली टर्म और इनका जोड़ ये बराबर होते हैं, तो इसका यूज कर लेंगे। हम कह देंगे, तो थोड़ा जूम कर दें, 45 + x + y बराबर होगा 60 के, ठीक है। रीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 45 + 8 + y बराबर 60 के, 45 और 8 कितना हो गया 50 और 53 हो गया, 53 + y बराबर 60 के, 53 भेज दो यहाँ पे, y की वैल्यू आ गई 7। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, चलो सही है, आंसर देखते हैं, ठीक है। पिछले वाले का भी ठीक था, इसका भी ठीक है, कर लेंगे। अब आ जाओ जी अब अगले क्वेश्चन पे, छठे पे, छठे का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, अब देखो भाई, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, इसके अंदर एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। बोल क्या कि यार AD जो है ना वो परपेंडिकुलर है BC पे, AD ये जो है परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि AB² + CD² बराबर होगा BD² + AC²। अब कंसेप्ट क्या है कि अगर यहाँ पे क्या देता कि एंगल A समकोण है, अगर एंगल A समकोण देता और फिर बोलता कि समकोण से हमने कर्ण पर लंब खींचा है, ऐसी बात, बस यहाँ पे एंगल A अगर समकोण देता ना, तो जो हमने कल थ्योरम लगाई थी, थ्योरम 6.8 याद है आपको, 6.8, अगर कल की वीडियो देखे तो याद होगा, तो उस थ्योरम का यूज करना पड़ता, ठीक है। लेकिन ये आपको 90 डिग्री नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये 90 का है, ये 90 का, ये 90 का है, ठीक है। इन वो थ्योरम अब नहीं लगानी। अब हमें ये प्रूफ करना है ना, लिख देते हैं क्या सिद्ध करना, क्या प्रूफ करना और क्या दिया हुआ, ये लिख लेते हैं। दिया है, हमें क्या दिया है, हमें दिया कि यार AD जो है ना परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक है। फिर लिख दो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है AB² + CD² बराबर होगा BD² + AC²। देखो जी कैसे करेंगे सिद्ध, आप खुद ही बताओगे। देखो
तो एक काम कर सकते हैं, मैं आपको हिंट देता हूँ। एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल 90 का है ना, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे पाइथागोरस लगा लेता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे स्क्वायर में चाहिए ना कुछ, तो पाइथागोरस से मिल जाएगा कुछ। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाऊंगा तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है, यानी कि ए बी का स्क्वायर जो है वो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। लिख देते हैं कि भाई जो ए बी स्क्वायर है, प्रॉपर लिखना पड़ेगा क्योंकि रफ में समझा नहीं रहे ना, करके दिखा रहे हैं। तो लिखोगे ट्रायंगल ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से। साथ साथ नोट कर लेना, फिर बाद में कॉपी में देख लेना, नहीं तो फिर ऐसे समझ नहीं आएगा ना। तो ट्रायंगल ए बी डी में अगर बात करूँ इस ट्रायंगल की, तो जो ए बी का स्क्वायर है वो बराबर होगा बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के, है ना। ए बी स्क्वायर बराबर होगा बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1। ठीक जी। अब ले लो ये वाली ट्रायंगल, दूसरी वाली, इसको जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाली ट्रायंगल। ये वाली ट्रायंगल ले लो। अब इस पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। इसमें होगा क्या, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, कैसे कह लो, है ना। तो लिख देते हैं ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ट्रायंगल कौन सी थी वो, नाम क्या है, ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, नाम कैसे दे दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय से। मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई ए सी स्क्वायर बराबर होगा सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर होगा सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है ये वाली चीज़ ना। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, घटाने का फ़ायदा होगा, क्योंकि जब मैं इनको घटाऊंगा ना तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर वहाँ चल जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो घटा देते हैं, समीकरण 1 व 2 घटाने पर, बस आंसर आ गया आपका, 1 व 2 घटाने पर। जब मैं इन समीकरणों को घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो हो जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, जो कि ख़त्म ही हो गया, है ना, ये तो ख़त्म हो गया अपना। ठीक है, अब मुझे जो प्रूफ करना है, ये प्लस का होना चाहिए और ये अपना यहाँ, ठीक है, बस इसको यहाँ पे ले आओ और इसको तुम वहाँ भेज दो, हो गया आपका प्रूफ। ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर माइनस सॉरी बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, हो गया। अब इसको ऐसे डब्बा बना के लिख दिया करो, हैंस प्रूव्ड या फिर इत्ति सिद्धम, अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमने करना था। अब आओ अगले क्वेश्चन पे। ख करना नहीं है, आएगा नहीं, ग करो। क्या क्या रखा है कि भाई एक गोला है जिसका व्यास है 12 सेंटीमीटर, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बेलन में ढाला जाता है। ठीक है, एक बेलन है ऐसे, और इसके अंदर हमारे पास एक गोला है, ऐसा कोई गोला है, ऐसे समझ लो ऐसे। ठीक है, हमने क्या किया, इस गोले को उठाया और इसके अंदर ऐसे ठुसा दिया, ऐसे बिल्कुल ऐसा ठुसा दिया भाई, बस में आगे चलो। अब क्या बोला कि भाई इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भरा था, इसके अंदर है ना, इसके अंदर थोड़ा सा पानी भर रहा था, थोड़ा सा मान लो इतना पानी भर रहा था, मान लेते हैं थोड़ा ही मान लो, ये तो है ना, इसके अंदर मान लो इतना पानी भरा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जब मैं इस गोले को उठा करके इसके अंदर ढालूंगा, इसके अंदर ऐसे ढालूंगा, तो पानी अभी इतना है तो पानी ऊपर आएगा ना, पानी ऊपर आएगा। ठीक है, अच्छा जैसे है ना, मैंने एक मिनट, ये गोला यहाँ था, इस गोले को उठा करके यहाँ पे ढाला, ठीक है, तो पानी थोड़ा सा ऊपर आएगा। मान लेते हैं कि जब मैं इसको इसके अंदर ढालूंगा,
जब मैं इसको इसके अंदर ढालूंगा तो ढालने के बाद पानी जो है ना वो इतना भर गया, मान लो इतना पानी भर गया, लेट से इतना पानी भर गया। समझ में आई मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? पहले इतना पानी था जब तक गोला नहीं डाला था, जब मैंने गोला उठा करके इसके अंदर ढाला तो पानी का लेवल बढ़ गया, पानी बढ़ गया इतना, है ना। अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि भाई इस गोले का जो आयतन है और इस भरे हुए पानी का जो आयतन है सेम है ना। भाई जितना आयतन इस गोले का है और जितना पानी ये भरा है ये दोनों इक्वल है, क्योंकि गोला ढालने से पहले तो पानी भरा नहीं था, पानी भरा नहीं था, भरा नहीं मतलब भरा नहीं था। तो जितना पानी भरा है उसका आयतन और इस गोले का आयतन सेम होगा, ये बोल सकता हूँ कि नहीं? बोल सकते हैं, ठीक है। अब बोला कि यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की जो सतह है ना वो इतने सेंटीमीटर भर जाती है। यानी ये जो पानी भरा है इसकी हाइट आपको दे दी, कितनी हाइट है? ये है 9 या 27, 27 और 5 28 29 30 31 32, ये बढ़ गया जी 32/5 सेंटीमीटर बढ़ गया। यहाँ तो बात समझ में आ गई। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात करें, यानी एक प्रकार से आपको ये जो पानी भरा है ना इसका व्यास ज्ञात करना है, ये वाली चीज़ ज्ञात करनी है, जो इसका व्यास होगा वही इसका व्यास होगा ना। समझ में आ गई? कैसे ज्ञात करेंगे? लॉजिक समझना। थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, जगह बच जाएंगी मेरी। ठीक है, तो लॉजिक ये है भाई कि जो इस गोले का आयतन होगा और जो भरे हुए पानी का आयतन है वो सेम है। लिख देते हैं गोले का आयतन बराबर है भरे हुए पानी का आयतन। ठीक है जी, थोड़ा सा साइज अगर बढ़ जाए तो नहीं बढ़ेगा, बस में आ गई। ठीक है, अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ इसको मैं, पेज छोटा पड़ गया। दो मिनट को यार, दो मिनट बस। चलो जी, अब ठीक है। हाँ जी, अब देखो यार बात समझ में आ गई। अब गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसकी त्रिज्या अलग है तो इसको R1 मान लेता हूँ। पानी का जो ये जो पानी भरा है ये बेलन की शेप में, बेलन के आकार का है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब इसकी त्रिज्या अलग है, इसको R2 मान लेते हैं। तो पाई से पाई तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, अब ये जो एच है ये तो हमें पता ही है, जो ये भरा हुआ पानी है इसकी ऊंचाई तो हमें पता ही है, तो इसकी जगह वैल्यू रख दूंगा, तो हो जाएगा 4/3 गुणा में इसकी त्रिज्या, इसका व्यास दे रखा है 12, यानी इसकी त्रिज्या हो गई 6, 6 × 6 × 6 बराबर, यहाँ पे इसकी त्रिज्या पता होती तो बात ही क्या थी। इसकी ऊंचाई 32/5, 32/5 है ना, 35/5 नहीं है भैया। समझ में आ गई? अब तुम इसको सोल्व करो अपने आप और वहां से तुम्हारी त्रिज्या निकल आएगी इसकी। आसान था। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो चिको चिको 36, 36 दूनी 72, 72 चौका 72 चौका, 4 दूनी 8, 7 4 7 7 28। हाँ ठीक है, ये हो गया 288 बराबर R2 का स्क्वायर 32/5। ये 5 भाग में वहाँ जाके गुणा में, और ये 32 गुणा में वहाँ जाके भाग में, उल्टा हो जाएगा। मतलब 288 गुणा में 5/32 बराबर हो गया R2 का स्क्वायर। ठीक है, काट लो, काटता हो तो पूरा कट जाना चाहिए ऐसे तो। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 निम 27, 3 निम्मा 9 पे कटना चाहिए, 32 निम्मा यही होता है। हाँ ठीक है, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 बराबर आ गया R2 का स्क्वायर। तो त्रिज्या कितनी हो गई इसका? √45 सेंटीमीटर, √45 सेंटीमीटर बराबर हो गया
त्रिज्या। अब तुम इतना करके आओगे तब भी ठीक है, इसको रूट सोल्व करके आओगे, जैसे पीछे रूट सोल्व कर खा पाएगा, देखें ये कौन सा आ गया, छठे का ग भाग कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं अपन, हाँ छठे का घ, इसका व्यास ज्ञात करना है ना, ठीक है। छठे का ग में इस आंसर किसका दिया है, इसमें तो आयतन दे दिया, बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन 32/9 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या चीज़ है, मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, छठे का ग कर रहे हैं ना, इसने तो कहा था कि बेलनाकार बर्तन का व्यास बता दो, ठीक है। अब हमारा व्यास, इसने तो आयतन बता दिया, ठीक है अपना आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे मिस प्रिंटिंग है भाई, पीछे मिस प्रिंटिंग है, अपनी त्रिज्या आ गई ना। अब यहाँ पे तो त्रिज्या आई है, इसका व्यास निकालना है, तो व्यास निकाल देते हैं, एक काम करते हैं, इसको इसके टुकड़े कर लेता हूँ, 45 के फैक्टर करने कर ही लेते हैं, सही रहेगा। तो जब 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, अब जिसका जोड़ा बन जाए उसको रखते हैं बाहर, जो अकेला बचा है उसको रखते हैं अंदर, तो रूट 45 को रख सकता हूँ 3√5 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी त्रिज्या, ठीक है। ये तो त्रिज्या हो गई, व्यास कितना हो जाएगा इसका डबल, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ये हो गया इसका डबल, 3 दूनी 6√5 सेंटीमीटर, यही हमें निकालना था। इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने इस बेलनाकार बर्तन का आयतन निकाल दिया पूरा, लेकिन हमसे आयतन थोड़ी पूछा था, हमें तो इसका व्यास पूछा था। आयतन निकालना हो तो आप अभी आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी त्रिज्या भी हो गई और इसकी टोटल हाइट नहीं हुई ना, टोटल हाइट तो नहीं पता, नहीं पीछे मिस प्रिंटिंग है फिर, ठीक है। आयतन भी निकाला जा सकता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन पीछे मिस प्रिंटिंग है, बात समझ में आ गया, चलो जी कर लेंगे ऐसा। अच्छा यहाँ पे डिटेल लिख देना भाई, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, अपने आप लिखना तुम डिटेल, यहाँ पे आकृति से पहले क्या, गोले की त्रिज्या है ना, बढ़े हुए पानी की त्रिज्या, बढ़े हुए पानी की ऊंचाई, इतना लिख देना काफ़ी है, ठीक है जी। चलें आगे, चलो अब आ जाओ जिसका घ भाग, ये वाला भाग, क्या बोल रखा है कि भाई 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का जोड़ है 66, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करें। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, 2019 में भी था, 2020 में भी था, तो आपने क्या लेना है, माना दहाइकांक, 2 अंकों की संख्या है ना, उसके अंदर एक तो दहाइकांक होगा और एक इकाई का अंक होगा, तो दहाई का अंक हमने मान लिया लेट से x, और इकाई का अंक हमने मान लिया, इकाई का अंक लेट से y, ऐसे मान लिया है ना, यानी संख्या हमने ऐसे मान ली भाई, 2 अंकों की संख्या है ना, उसके अंदर पहला अंक x होगा, दूसरा अंक y होगा, ठीक है। तो संख्या कितनी हो गई, संख्या कैसी होगी फिर, अब आप कह देंगे सर संख्या होगी अपनी xy, है ना, यहाँ पे गलती है, संख्या xy अगर लिख दिया तो जब तुम ऐसे लिख देते हो xy, तो मैथमेटिक में इसका मतलब समझा जाता है कि x और y की गुणा हो रही है, लेकिन जैसे मान लो 2 अंकों की संख्या ले ली 23, तो 23 का मतलब ये थोड़ी है कि 2 और 3 की गुणा के बराबर है ये, नहीं ना, तो जब तुम एक्स वाई लिख देते हो तो इस पे ऐसा लगता है कि यार एक्स और वाई की गुणा हो रही है, तो इसलिए हम संख्या को ऐसे नहीं लिखते, इसको थोड़े से अलग तरीके से लिखते हैं। कैसे, जैसे देखो 23 को एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, 23 को अगर आप लिखना चाहो तो 23 को ऐसे लिख सकते हो, 23 को हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 10 प्लस में 3 गुणा 1, ये भी 23 है और ये भी अल्टीमेटली 23 ही देगा मुझे, है ना, 2 दाएँ 20, 3 एकम 3, ठीक है। कोई और ले लो, 45 ले लो, 45 को एक तो ऐसे लिख सकता हूँ, एक लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 4 गुणा 10, जो दहाई का अंक है उसकी 10 से गुणा कर दी, और जो इकाई का अंक है उसकी 1 से गुणा कर दी, प्लस कर दिया, ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी 45 और ये भी 45 अपने को देगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ये अंक हैं दहाई का अंक और इकाई का अंक एक्स वाई, अब एक्स वाई को एक तो ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन मैथमेटिक्स में अगर एक्स ऐसे लिखूंगा तो ऐसा इसका मतलब जाता है कि यार एक्स और वाई की गुणा हो रही है, तो इसको दूसरे तरीके से लिख देते हैं ना, जैसे दहाई के अंक की 10 से गुणा कर दो 10x, इकाई के अंक की 1 से कर लो y एकम y, इनको जोड़ लो, ऐसे भी लिख सकते हो संख्या को, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। अब ऐसे में क्यों नहीं लिख रहा एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई अगर ऐसे लिखूंगा तो ऐसा लग रहा है कि एक्स और वाई की हम गुणा कर रहे हैं, जो कि गलत है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, है ना। अब एक बात आई है कि यार अंकों को उलटने से बनी संख्या, इसको लिख देते हैं अंकों को उलटने से बनी संख्या,
हाँ जी, अंकों को उलटने से बनी संख्या। अंकों को उलटने से बनी संख्या इसका मतलब है कि भाई जहां x है वहां y लगा दो, जहां y है वहां x लगा दो। ठीक है, ये हो गया 10y प्लस x। यहाँ तो समझ में आ गई। ठीक है, प्रश्न अनुसार अब प्रश्न में क्या कह रखा है कि भाई दो अंकों से बनी संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का जोड़ 66 है। यानी ये संख्या और इससे इसको पलटने के बाद जो संख्या है इसको अगर मैं जोड़ दूं, यानी 10x प्लस वाई प्लस में 10y प्लस एक्स, ये और ये इन दोनों को हमने जोड़ दिया भाई, इन दोनों को क्या कर लिया, जोड़ दिया। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो संख्या बनती है वो बनती है भैया 66। समझ में आ गई। तो 10x प्लस एक्स कितना हो गया, 11x। y प्लस 10y कितना हो गया, 11y, बराबर हो गया 66 के। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है। यहाँ हो गया x प्लस वाई बराबर 66। 11 गुणा में है, यहाँ पे जाकर के भाग में, तो हो गया x प्लस वाई बराबर 66 बटा 11, 11 छिका 66। ये हो गया x प्लस वाई बराबर 6। बात समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी बात भी बोल की थी। दूसरी बात क्या बोल की थी भाई, दूसरी बात बोल की थी कि अगर मैं अंकों को घटा दूं, x में से y घटा दूं, अंकों का अंतर यानी x में से अगर मैं y घटा दूं तो 2 आता है। ठीक है, अंतर का मतलब भाई इनके बीच का डिफरेंस, चाहे आप x में से y घटा दो चाहे y में से x घटा लो, लेकिन आप x में से y घटा देते हैं। तो ये होगी दूसरी इक्वेशन, इसको नीचे लिख देता हूँ। ये होगी भाई अपनी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं तथा, ऐसे करके। बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, चलो जी, यहाँ तो बात क्लियर है, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, वहां से x और y की वैल्यू आ जाएगी, फिर तुम्हें संख्या पता चल जाएगी, है ना। करें, देखो जी। तो समीकरण 1 व 2 घटाने पर तो x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा अपना x माइनस वाई बराबर 2, घटा देते हैं, माइनस प्लस माइनस कट गया, y प्लस वाई 2y, 6 में से 2 गया 4, y की वैल्यू आ गई 2। y की वैल्यू 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, आपकी मर्जी है। मैं 1 में रख देता हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है, ये है x प्लस वाई बराबर 6। तो हो गया x प्लस वाई की वैल्यू है 2 बराबर 6, 2 को उस तरफ ले गया, ये हो गया x बराबर 6 माइनस 2, x बराबर हो गया 4 के। तो x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। याद बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, यानी कि वो संख्या कौन सी होगी, वो होगी 4 दहाई का अंक है, इकाई का अंक 2 है, 42 होगी, लिख दो। अतः संख्या हो गई जी 42। ठीक है जी, जूम आउट कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा दिखेगा लेकिन कंप्लीट दिखेगा, तो ऐसे करना था। अब आइए अगले प्रश्न पे। छोटा हो गया ना, 7वां रह गया। 7वें का ये दोनों कराऊंगा मैं, क भाग के दोनों। ख भाग जो है ये आपका रचना वाले चैप्टर से है, इसको अपने आप कीजिएगा। इसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, पुरानी वीडियोस में ओल्ड वीडियोस करके आएगा, एक सेक्शन होगा ओल्ड वीडियोस का, क्लास 10th ओल्ड वीडियोस, पिछले साल की थी ना वो, तो उस वीडियो में आप देखेंगे ना, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे, वहाँ से आप कर सकते हैं। हो सकता है कि रकम चेंज कर रखी हो, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन कंसेप्ट आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैं तो कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ भाई, रचना वाला चैप्टर छोड़ के मत जाना, कंप्लीट करके जाना पूरा 100%। ठीक है, अब इसका देखो 7वें का क भाग। हाँ जी, क्या बोला कि भाई समीकरण को हल करो, इस समीकरण को हमें हल करना है। अब इसको भूल जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है, 10th के लेवल तक है लेकिन अभी भूल जाओ। तो इसको करते हैं, समीकरण को हल करना है ना, एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेते हैं इस टाइप से, देखो इसके इससे गुणा कर दो
और आर पार गुना कर दो। जब बीच में प्लस माइनस का निशान लगता है ना तब ऐसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे गुणा का निशान होता है तो ऊपर के ऊपर से होती है, नीचे के नीचे से होती है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा x+1 x+2, इसकी इससे गुना और आर पार गुना। x+2 की 1 से करोगे तो क्या आएगा x+2, और 2 की इससे करोगे तो क्या आएगा 2x+2, बराबर हो गया 4/x+4। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया 2x+x, ऐसे है ना। ठीक है, 2x+x हो गया 3x, ऊपर हो गया अपना 3x प्लस 2 और 2 4 बटे में, यहाँ पे क्या है इसके मल्टीप्लाई कर लो, x की x से कर लो, x² x की 2 से कर लो, 2x x की 1 से कर लो, x 1 की 2 से कर लो 2, बराबर हो गया 4/x+4, ऊपर हो गया अपना 3x+4 बटे में, यहाँ पे हो गया अपना x² 2x और x 3x प्लस में 2 बराबर 4/x+4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x+4 की x+4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बराबर 4 गुना में x² प्लस 3x प्लस 2, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 3x की x से करी तो क्या आ गया 3x², 3x की 4 से करी तो क्या आ गया 12x, 4 की x से करी तो क्या आ गया 4x, 4 की 4 से करी तो क्या आ गया 16, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 4x² प्लस 12x प्लस 8। ठीक है, अच्छा जी, तो एक काम करता हूँ, ये 12x तो 12 तो वैसे कट जाएगा, है ना, बाकियों को मैं वहाँ ले जाता हूँ, इसको भी और इसको भी। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² प्लस 12x प्लस 8 माइनस 3x² माइनस 4x माइनस 16 बराबर 0। 4x² में से 3x² गया तो x² बच गया, 12x में से 4x गया 8x बच गया, 8 में से 16 गया माइनस का 8 बच गया बराबर 0। यहाँ दोबारा समझ में आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है जी, तो हमें 2 अंक ऐसे चाहिए जिनको जोड़ो तो 8 आए, गुणा करें तो -8 आए, तो जोड़े तो भी 8, गुणा करें तो भी 8, ये तो हो ही नहीं सकता ना, मिस्टेक कर दे फिर कहीं नहीं। 8 आता है, 2 चौका 8, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, कोनो मिस्टेक कर दी भैया। देखते हैं चलो क्या मिस्टेक कर दी। तो x+1 x+2 x+2 x 2x+2 4 x+4 x 2x+x 3x 2 2 4 x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, 4 टाइम x+4 3x+4 x² प्लस में 3x प्लस में 2, ठीक है, 3x² 3 चौके 12x 4x 4 चौके 16 4x², 4 × 12x 4 दूनी 8, बाहर से वैसे ऐसे कट जाता, 3x² वहाँ चल गया तो x² बच गया, 4x वहाँ चल गया तो 8x बच गया, 16 वहाँ चल गया तो 8 बच गया। ठीक है, अपना आंसर तो यार हमें क्या करना है, समीकरण को हल करना है, x की वैल्यू निकालनी है। आंसर देखते हैं इसका कैसे करके इन्होंने। हाँ, मैं भी सोचा ठीक है, अपने को द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा फिर, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है नहीं ना, है नंबर लेकिन आप उसको सोच नहीं सकते। वो नंबर क्या है, 2 माइनस का 2 और माइनस का √2 ऐसा कुछ होगा नंबर वो, लेकिन सोच नहीं पाओगे, तो द्विघाती सूत्र का यूज़ करेंगे। कैसे, a बराबर हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, तो a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया 8, c बराबर हो गया -8, तो d निकाल लो, d होता है b² - 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर 64 -4, a की वैल्यू कितनी है बताओ भाई, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू अपनी 1 और c की वैल्यू -8, ये हो गया 64 माइनस प्लस 8 चौका 32, तो क्या 4 2 6 6 और 3 9, 96 हो गया। देख लेंगे बार से, 20² - 4ac 8 चौका 32। ठीक है, ठीक है भाई, तो हमें निकालनी है x के लिए होता है माइनस का b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a,
तो ये हो गया x बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है जी 8 प्लस माइनस रूट d की वैल्यू कितनी है 96 बटे में 2 a की वैल्यू कितनी है 1। अब इतना अगर क्या होगी तब भी ठीक है, लेकिन हम पीछे जैसा बना देते हैं माइनस का 8 प्लस माइनस रूट 96 को सिंप्लीफाई कर लो, ऐसे फैक्टर कर लो। 2 चुका 8 2 अठा 16 2 दूनी 4 2 चुका 8 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 छके 12 2 तिया 6 और 3 एकम 3। जोड़ा बना लो इसका भाई, जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर फेंक दो। हाँ ठीक है, जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर, 2 दूनी 4 4 का जोड़ा बन गया, यानी इसको लिख सकता हूँ 4 रूट यहाँ पे 2 तिया 6 ऐसे बटे में क्या है 2, है ना। आंसर देखने दो, ये आना चाहिए 4 प्लस माइनस, वैसे तो यहाँ पे से 4 भी कम, ठीक है 4 दूनी 8 4 2 दूनी ठीक 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 2 चौका 8 2 एकम 2 2 दूनी 4 ठीक है। देखते हैं आंसर, देखते हैं भाई, 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 है ना, ठीक है ये आंसर आएगा अपना भी। 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 है ना, अपना माइनस 2 आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब तुम इसको भाग करोगे 8 भी 2 से भाग होगा, तो जब भाग होगा तो x की वैल्यू आएगी तुम्हारी माइनस का 2 प्लस माइनस 2 रूट 6 बटे में 2 ऐसे आ रही है, बटे में 2 तो कट गया ना, ये तुम्हारी वैल्यू ऐसे आ रही है, ठीक है। और पीछे अगर आप आंसर देखोगे तो है 2 प्लस माइनस 2 रूट 3, मिस्टेक तो कहीं पे कर रखी है अपने ने। देखते हैं भाई 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 कैसे दिखा रहा है वो। भाई साहब इतनी बड़ी मिस्टेक कर दिए हैं ना हम, यहीं पे मिस्टेक हो गई थी, ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि 8 बजने वाले हैं ना, मुझे लग रहा है कि जल्दी जल्दी बना के डाल दूं और इसकी वजह से मिस्टेक हो गई। डिसलाइक्स के बाहर आ जाएगी इस पे, देखना तुम अब। तो ये यहाँ पे मिस्टेक है, कैसे, ये यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 4x² प्लस का 8, ये जब वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा -3x², है ना। 4x वहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, 16 वहाँ पे जाएगा तो माइनस का 16 बराबर 0। तो 4x² में से 3x² गया तो x² बच गया, है ना, माइनस का 4x बच गया, माइनस का 8 बच गया बराबर 0। अभी ठीक है क्या, ठीक है अब तो ठीक है। अब यहाँ पे द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो a की वैल्यू हो गई 1 और b की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 4, c की वैल्यू हो गई माइनस का 8, तो d की वैल्यू हो गई हमारी b² माइनस 4ac, यानी b² माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a और c, तो हो गया 16 प्लस में 4 × 32, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 6 2 8 3 48 हो गया। तो x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, तो x बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है -4 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी है 48 बटे में 2a, 2 एक कम 2 ही आएगा, तो क्या प्लस, है ना, 48 से फैक्टर कर लो, दो और 2 2 दूनी 4 रूट 3 हो गया बटे में 2, ठीक है। जब भाग करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी
2 प्लस माइनस 2√3, ये आपका आंसर था और यही हमारी वैल्यू आ गई। होता क्या है कि जब हम फास्ट करने की सोचते हैं, जैसे 7:30 बज चुके हैं, 8 बजे वीडियो डालनी है, तो उसकी वजह से गलतियाँ होती हैं। कर लो, ठीक है क्या? आ जाओ भाई लास्ट क्वेश्चन पे आगे। फाइनली लास्ट क्वेश्चन आता हुआ, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे। ये तो क्वेश्चन अपने आप करना है, अपने रचना वाले। देखो जी, क्या बोल रखा है कि एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा 1 घंटा ज़्यादा लेती है। ठीक है, धारा की चाल ज्ञात करो। अब जो हमें पूछा वो हम मान लेंगे। हम कहेंगे माना धारा की चाल मैं मान लेता हूँ लेट से x किलोमीटर पर आवर, है ना? ये तरीका बता रहा हूँ, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे कर लियो। अच्छा, मोटर बोट की चाल लिखो। अब मोटर बोट की स्थिर जल में चाल, इसका कंसेप्ट अगर समझना है तो आप वीडियो देखनी पड़ेगी आपको 3.6 एक्सरसाइज की। स्थिर जल में चाल, ठीक है? तो मोटर बोट की स्थिर जल में चाल कितनी है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा, इतने, ठीक है? यहाँ बात समझ में आ गई। अब मोटर बोट जो है वो धारा के प्रतिकूल भी जा रही है और अनुकूल भी आ रही है, तो लिख देते हैं मोटर बोट की धारा के प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल का मतलब उल्टा। जैसे धारा ऐसे बह रही है, मोटर बोट ऐसे आ रही है, तो जब उल्टी चलेगी तो मोटर बोट की स्पीड जो है ना वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मोटर बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस हो जाएगी ना। ठीक है, ध्यान रखना, मोटर बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस होगी, पानी की स्पीड में से मोटर बोट की स्पीड माइनस मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जैसे आप चलेगी तो मोटर बोट की स्पीड ज़्यादा होगी, पानी की स्पीड कम होगी, तभी तो वो आगे चल पा रही है। अगर पानी की स्पीड ज़्यादा होती, मोटर बोट की कम होती, तो मोटर बोट तो पीछे खिसकती जाती, लेकिन ये तो आगे जा रही है। ठीक है, तो मोटर बोट की धारा के प्रतिकूल चाल हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। किस में से क्या माइनस होगा? मोटर बोट की चाल में से धारा की चाल माइनस होगी, यानी 24 माइनस x हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसा है ना, x माइनस 24 कर देते हैं यहाँ पे बच्चे, जो कि गलत हो जाता है। मेरे से भी गलती होगी थी बड़ी, तो वीडियो प्राइवेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मोटर बोट की धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल क्या है कि भाई धारा भी इस तरफ जा रही है, मोटर बोट की इस तरफ जा रही है, तो मोटर बोट की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि धारा उसको धक्का देगी ना, तो ऐड हो जाएगी स्पीड, यानी ये हो जाएगा 24 प्लस x किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई? ये 4 चीज़ लिख ली, बस हो गया आपका काम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा करो। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अनुसार तुम्हें करना है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग देगा। अब क्या बोला कि भाई 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, ठीक है, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा ज़्यादा लेती है। मतलब समझो कि भाई धारा के अनुकूल गई, उसके साथ साथ गई धारा के साथ साथ, और धारा के प्रतिकूल भी बह के आई जोर लगा करके, है ना? तो जब वो धारा के प्रतिकूल आ रही थी ना, तो उसको 32 किलोमीटर जाने में 1 घंटा फालतू लग गया। पर टाइम तो फालतू लगेगा ही, धारा इस तरफ से आ रही है, मोटर बोट इस तरफ से आ रही है, तो धारा उसको रोकेगी, है ना? तो धारा को तैरने में 32 किलोमीटर जाने में 1 घंटा फालतू तो लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इस बात को लिख देता हूँ क्या कि भाई 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, अगर 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में जो टाइम लगा है, अगर उस टाइम में से अनुकूल जाने का टाइम घटा दूं, 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने का समय माइनस कर दूं, अनुकूल जाने का समय माइनस कर दूं, तो ये बराबर आता है 1 घंटे के। ये बात है ना, 1 घंटा लिख दो, चाहे 1 घंटा इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इसको भी मैं इसके जो यूनिट है वो भी नहीं लिखूंगा ना, इसलिए यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा। ठीक है, अब 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में कितना टाइम लगा, अब ये तो दे ही नहीं लिखा,
लेकिन तुम निकाल सकते हो। कैसे? तुम्हें दूरी दे रखी है ना, क्या? 32, है ना। अब तुम्हें चाल पता ही है, धारा की प्रतिकूल चाल कितनी है? 24 - x, तो दूरी बटा चाल कर लो। ये जो बना है ना, ये समय बना है, ये टाइम बना है। 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में कितना टाइम लगा, ये तो तुम्हें दे नहीं रखा था ना, तो तुमने टाइम निकाल लिया। कैसे? दूरी बटा चाल करके। दूरी तो 32 है, चाल ये है, तो ये हो गया तुम्हारा टाइम। ये इतना टाइम लगा है, इतना टाइम लगा है कहाँ? 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पर 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने आने में कह लो या फिर जाने में कह लो, तुम्हारी मर्जी है। अनुकूल आने कह देता हूँ, जाएगा ना, ठीक है। जरूरी नहीं कि अनुकूल मतलब आना ही हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल आने में कितना टाइम लगा, और ये भी तुम्हें नहीं दे रखा। निकाल सकते तुम। कैसे? 32 बटे में अनुकूल आने का समय, है ना, तो अनुकूल आने की चाल कितनी है? 24 + x, दूरी बटा चाल। ये भी समय हो गया, ये भी समय हो गया, तो इसके टाइम में से इसका टाइम तुम घटाओगे तो तुम्हें 1 मिलेगा। ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई। अब इसको तुम्हें सोल्व करना है, ठीक है। तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सोल्व कैसे करोगे? तो एक काम कर सकते हो, 32 कॉमन ले लो, छोटा पड़ जाएगा। 32 कॉमन ले लो, यहाँ हो गया 1 बटे में 24 - x, और यहाँ हो गया माइनस 1 बटे में 24 + x बराबर 1। इतना नोट करो पहले तो। देखो अब ये हो गया 32, यहाँ पे अगर इसका एलसीएम लोगे तो 24 - x इंटू 24 + x, इसकी इससे मल्टीप्लाई और आर पर मल्टीप्लाई। 24 + x की 1 से कर लो 24 + x, 24 - x की 1 से कर लो 24 - x बराबर 1। तो हो गया 32, ये हो गया आपका 24 + x माइनस का 24 माइनस माइनस प्लस का x बटे में, यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी हो रहा है एक प्रकार से, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लो। 24 का स्क्वायर 576 माइनस x स्क्वायर बराबर 1। तो 24 से 24 कट गया, x + x हो गया 2x, है ना। 32 की 2x से गुना करोगे तो 64x हो गया, बटे में क्या है? 576 माइनस x स्क्वायर बराबर 1। इसको ले जाओ यहाँ पे, तो क्या 64x बराबर 576 माइनस x स्क्वायर, है ना। इन दोनों को यहाँ ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा ना फिर x स्क्वायर। हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 64x, 64x तो कहीं गया नहीं तो ये प्लस कह रहा, ये माइनस का हो जाएगा 576 बराबर 0। जोड़े तो 64 आ जाए, गुना करें तो 576। 24 और 24 ही हो गया। नहीं नहीं बबुआ नहीं, इसको आंसर से देख के पता करेंगे। ये हो गया जी 8, धारा की चाल 8 आई ना, तो इसके हिसाब से देख लेते हैं। जोड़े तो 8 × 64, ये तो गुना करने पे 64 आ गया ना, जोड़ने पे तो 64 है, गुना करने पे 576 है। छप्पन और 8 हो गया फिर ये, आज का 56 और 8 तो नहीं हुआ। कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी वापस से? ना ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, फैक्टर करके देख लेते हैं। 576 के फैक्टर करके देख लो। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 × 16, 2 × 16, 2 एकम 2, 2 × 8, 2 × 8, ठीक है। फिर 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6, 2 × 12, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 × 3 = 9 और 3 एकम 3। अब तुम्हें दो अंकों का जोड़ा बनाना है, तो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इनको ले लेता हूँ तीनों को, ऐसे तुक्के मारने पड़ेंगे ऐसे ही। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, 32 और 18 देख लो। हाँ 32 और 18 हो सकता है शायद। क्यों? क्योंकि 32 और 18 की गुणा करने पे 576 तो आएगा ही, और 32 और 18 को जोड़ने पे क्या आ रहा है? नहीं 32 और 18 नहीं हो सकता, क्योंकि जोड़ने पे 64 चाहिए ना, जोड़ने घटाने पे, तो ये जोड़ा काम का नहीं है। कुछ और लेते हैं, ये इन चारों का और इसका जोड़ा लेता हूँ, इन तीनों का लेता हूँ। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12,
12 ये हो गया, और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 16 32, 16 तिया 48, हाँ 48, ठीक है। अगर यहाँ पे देखूँगा तो जोड़ने पे 64 नहीं आ रहा ना, जोड़ने पे 64 भी चाहिए, ठीक है, यानी ये भी नहीं हुआ। और देखते हैं और कैसे, देख के पता चलेगा। तो एक काम कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 ये लेता हूँ, और बाकी इन सबका जोड़ा बना देता हूँ। कितना होगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 27, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, हाँ ये हो गया भाई, ठीक है ठीक है। 72 और 8, 72 और 8 का जोड़ा बन गया। कैसे, क्योंकि तुम अगर 72x में से 8x घटाओगे तो 64x आएगा, और इनकी गुणा करोगे तो 576 तो आना ही है। इसमें कॉमन आ गया x, यहाँ हो गया x माइनस 72, यहाँ पे हो गया x माइनस 72, ये हो गया माइनस का 8, ये हो गया x माइनस 8, x माइनस 72 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई 8 और 72, दोनों पॉजिटिव कैसे आ गई, यहाँ मिस्टेक कर दी ना, एक्स के प्लस 72x माइनस 8x 64x हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं, अच्छा ठीक है, यहाँ मिस्टेक है ना, कॉमन लिया x तो x प्लस 72 बच गया, यहाँ पे भी x प्लस 72 बचना चाहिए था, तो क्या x माइनस 8 x प्लस 72, तभी तो मैं सोचूं, तो ये माइनस की आ गई ना, तो x का मान ऋणात्मक नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा भाई। क्यों ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि चाल है इसलिए। तो धारा की चाल कितनी हो गई, हमसे क्या पूछी थी, धारा की चाल ना, धारा की चाल होगी अपनी x थी, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो धारा की चाल होगी 8 किलोमीटर पर आवर। बस में आ गई क्या, 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये इसका आंसर हो गया। बस में आ गई, तो ऐसे करना था, कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।